हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून 2023 के बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। सो बिहार सरकार ने मैट्रिक के बाद ये एक स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की है, जिसके थ्रू सरकार है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू द बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड फैमिलीज़ जिनका एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। उनके बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी और इस स्कीम के थ्रू मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड लॉ एट्सेट्रा सब कवर हैं। इसके थ्रू जो एनुअल स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की। जो फैमिली का इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम है, वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है केसीसी स्कीम। केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो केसीसी के थ्रू किसानों को जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि बिहार सरकार ने अपना टारगेट है वो स्पेसिफाई किया है। सो अगर बात करें केसीसी टारगेट की, सो बिहार सरकार ने अपना टारगेट है वो डबल कर दिया है और लगभग 5 बिलियन रुपीस का लोन अप्रूव किया गया था। और ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और 38 डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बेनिफिशरीज हैं पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, वेजिटेबल बेस्ड फेडरेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड फार्मर्स। पैक्स की अगर हम बात करें सो बिहार में एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट उसको 2006 में अबोलिश कर दिया गया था। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सो एपीएमसी है वो अनाज मंडी थी ना, अब उसको रिप्लेस करके पैक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। 2021-22 की अगर बात करें तो 133 करोड़ 52 लाख रुपए का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अंडर केसीसी स्कीम, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अमंग 50,000 फार्मर्स। नेक्स्ट है दिव्य प्रकाश। सो रिसेंटली नासा के एक आर्टेमिस प्रोग्राम, जो कि मून के लिए एक प्रोग्राम है, उस आर्टेमिस मून मिशन प्रोग्राम में इनको इंक्लूड किया गया है और ये मुजफ्फरपुर से हैं। नाम है दिव्य प्रकाश। आर्टेमिस प्रोग्राम है वो मून के लिए एक मिशन है और ये नासा का एक मिशन है। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट सिविल सर्विसेज डे। सो रिसेंटली सिविल सर्विसेज डे के ओकेजन पर बिहार के मुख्यमंत्री ने डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स को अवार्ड दिया था, सम्मानित किया गया था। सो डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इस ओकेजन पर एक प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में था, श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट, यानी सुनने की जो कैपेसिटी है उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। सो जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि ऐसे लोगों को सहायता दी जा सके। हाँ, अब सिविल सर्विसेज डे के दौरान जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको सम्मानित किया गया था, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पटना के डीएम को सम्मानित किया गया था, जो कि हैं मिस्टर चंद्रशेखर सिंह। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल यानी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मानित किया गया था सुपौल के डीएम, जो कि हैं कौशल कुमार। 7 निश्चय स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सम्मानित किया गया था सिवान के डीएम, जो कि हैं मुकुल कुमार गुप्ता। और जल जीवन हरियाली मिशन की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सम्मानित किया गया था नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर को। और इनोवेशन की कैटेगरी में सम्मानित किया गया था मयंक बारबरे को, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं BIPARD में। सो ये जो विनर्स हैं उनका नाम और कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है दरभंगा एयरपोर्ट। सो रिसेंटली दरभंगा एयरपोर्ट है वो न्यूज़ में था क्योंकि इसको उड़ान स्कीम के थ्रू इसको टॉप कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कॉमन पर्सन के लिए भी जो एविएशन का रूट है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, उसको इतना अफोर्डेबल बनाया जाए कि कॉमन पर्सन भी उससे ट्रैवल कर सके। इसी स्कीम के थ्रू डिफरेंट एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं नई, और अफोर्डेबल एयरलाइंस चलाई जा रही हैं। और उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट है कास्ट सर्वे। सो रिसेंटली ये सर्वे न्यूज़ में था। बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए डिसीजन लिया था। बाद में उस डिसीजन को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और चैलेंज का ग्राउंड ये था कि इस सर्वे के लिए जो फंड है वो कंटीजेंसी फंड से लिया जा रहा है।
ये चैलेंज का ग्राउंड था। कंटीजेंसी यानी इमरजेंसी के लिए बनाया गया फंड, तो उससे सर्वे क्यों कंडक्ट करवाया गया, ये पेटिशनर का आर्ग्यूमेंट था। बिहार सरकार का आर्ग्यूमेंट था कि इस सर्वे से हमें बेटर टारगेटिंग पॉसिबल होगी कि हम किन लोगों के लिए क्या स्कीम चलाएं और लोगों के वेलफेयर के लिए और बेहतर कैसे काम करें। ये सरकार का आर्ग्यूमेंट था। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था इस सर्वे पर, और पेटिशन जो है वो फाइल की थी अखिलेश कुमार ने। उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार है कंटीजेंसी फंड का मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि कंटीजेंसी फंड का जो पैसा है वो किसी इमरजेंसी टास्क के लिए होता है और सर्वे कोई इमरजेंसी टास्क नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि इस सर्वे से पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंपनसेशन। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल सेटअप की गई है। ट्रिब्यूनल है वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, और उनका मेन काम होता है किसी स्पेसिफिक टाइप के केसेस को हैंडल करना। फॉर एग्जांपल एनजीटी है वो सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस की बात करेगी। एनजीटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली ट्रिब्यूनल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं थी, इनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल 323 है और इनको पार्ट 14 में इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि एनजीटी ने बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि बिहार सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड कुछ ठोस कदम नहीं उठाए थे। एनवायरमेंट पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में एक टर्म है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। हिंदी में इसका मतलब है कि जो भी पोल्यूशन फैलाएगा उसको उसका जुर्माना देना पड़ेगा, सिंपलेस्ट सेंस में। बिहार सरकार पर 4000 करोड़ रुपए का एनजीटी ने ये फाइन टाइप लगाया है। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये है कि बिहार सरकार ने टाइम पर ठोस कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है। इस पैसे की के पीछे वजह यह है कि बिहार सरकार टाइम से वो स्टेप नहीं ले पाई, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोल ब्लॉक्स इन भागलपुर। भागलपुर में 2 कोल ब्लॉक्स पाए गए हैं। ये 2 कोल ब्लॉक्स हैं मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर। नेक्स्ट है मिशन परिवर्तन। जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर सर्विस क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए, उनके अंदर सफाई को और बेहतर बनाने के लिए ये मिशन अनाउंस किया गया है। मिशन परिवर्तन इसका नाम है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और वहाँ का सर्विस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप। 2023 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है और ये चलेगा 5 साल, दैट इज टिल 2028, और इसके लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन अनाउंस किया गया है आने वाले 5 साल के लिए, और ये 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप होने वाला है। नेक्स्ट है बेफिकर ऐप। ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है। बेफिकर का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्लड और ड्रोट लाइक कंडीशंस में सरकार को एक बेहतर पोजीशन में लाना, ताकि सरकार टाइमली एक्शन ले सके फ्लड और ड्रोट लाइक सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट है स्किल एनहांसमेंट सेंटर फॉर मैटरनिटी केयर। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ईस्टर्न इंडिया में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव होने के कारण ही ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और ये शुरू किया गया है पटना में। नेक्स्ट है मखाना रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना RCM, जो कि दरभंगा में था, उसका नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, और ये ICAR के अंडर में है। ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब ये ICAR के अंडर में है, क्योंकि अभी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से काम करेगी। और अगर मखाना की बात करें तो मिथिला रीजन बिहार का 90% जो मखाना प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल मखाना प्रोडक्शन, वो मिथिला रीजन से होता है। और अगस्त 2022 में मखाना को GI टैग भी मिला है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं, GI टैग किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन के लिए, और इसको GI रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, जो कि चेन्नई में है। GI रजिस्ट्री है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है।
पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था और बिहार का पहला जीआई टैग है वो मधुबनी पेंटिंग को दिया गया था। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। सो नेक्स्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सो रिसेंटली 3rd एस्टिमेट रिलीज किया गया है ओवरऑल फूड प्रोडक्शन का। उस एस्टिमेशन के हिसाब से व्हीट प्रोडक्शन है दैट इज रफली 63 लाख मेट्रिक टन है। राइस प्रोडक्शन है दैट इज 76 लाख मेट्रिक टन है। ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है दैट इज 180 लाख मेट्रिक टन है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें दैट इज 2021-22, सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कम है क्योंकि लास्ट ईयर था 184 लाख मेट्रिक टन। सो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात है। दिस इज एज पर 3rd एस्टिमेट। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड्स। सो रिसेंटली यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बिहार को 3rd बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ए साइकिल स्कीम। सो बिहार गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसके थ्रू साइकिल्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। उस स्कीम को मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज ने अडोप्ट किया है इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक जाम्बिया। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। सो जो वल्नरेबल सेक्शन की फीमेल्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस स्कीम के थ्रू 6 बेनिफिशरीज हैं उनको रिसेंटली फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई थी जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया था 2022 में। सो इसमें SC दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, ST दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड OBC फीमेल एस्पिरेंट्स है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेट PCS एंड फॉर UPSC एग्जाम। और उसी के चलते रिसेंटली इन 6 फीमेल्स को ये फाइनेंशियल अमाउंट दी गई थी। 2022 में इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था और जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, पहले सिर्फ SC, ST और OBC इसमें कवर्ड थी, अब जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2023। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून 2023 के स्कीम्स रिलेटेड इनिशिएटिव। फर्स्ट है ई श्रम पोर्टल। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने एक स्कीम स्टार्ट की है और उस स्कीम का नाम है, यानी एक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। ये 2022 में ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट किया हुआ था। अब इसमें कुछ नई फीचर्स हैं ऐड की गई हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक है गिग वर्कर यानी कि इनका 9 to 5 जॉब नहीं होता है, 9 to 5 जॉब नहीं होता है और इसीलिए इनका ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हैं, से म्यूजिशियन, तो उन्होंने कुछ देर के लिए परफॉर्म किया तो उनको हम बोलते हैं गिग वर्कर। दूसरे जो वर्कर्स होते हैं वो है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मतलब है ये किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल से कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 100 फूड स्ट्रीट। सो सरकार ने 100 फूड स्ट्रीट बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की घोषणा की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रीट में फूड को प्रमोट करना। 100 ऐसी फूड स्ट्रीट डेवलप की जाएंगी और इसके लिए 1 करोड़ पर फूड स्ट्रीट का जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी। सो कोविड की वजह से इंडिया का मेडिकल डिवाइसेस पर जो डिपेंडेंसी है वो एक्सपोज हुआ और उसी के लिए भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है। 2023 की पॉलिसी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेडिकल डिवाइसेस को प्रमोट करना, यानी कि उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसका मार्केटिंग है, उसको प्रमोट करना। गोल ये है कि हमें 10 से 12% शेयर है वो अचीव करना है ग्लोबल मार्केट का आने वाले 25 साल में। सो 2 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ये पॉलिसी है वो कब अनाउंस की गई, दैट वाज इन 2023 और इसके थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव लिए जाएंगे ताकि मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकें। अभी 4 मेडिकल डिवाइस पार्क यानी कि वहाँ पर ओवरऑल
प्रोडक्शन होना है। सो ये पार्क न्यूज़ में थे, ये हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा भारत सरकार ने PLI स्कीम भी अनाउंस की है। PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी प्रोडक्शन के लिए। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। सो PLI स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन को हम बूस्ट करें। नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। सो ये वन टाइम स्मॉल सेविंग प्लान है और ये गर्ल्स और वुमेन के लिए है। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, दैट इज 7.5%, और ये 2 साल के लिए मिलने वाला है, यानी कि 2023 अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक। ये स्टेट ओन्ड बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए का अलाउड है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू बिज एम्प प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। MSME मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इस मिनिस्ट्री का एक फंड है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SRI फंड, जो कि MSME से रिलेटेड है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो MSME नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, उनको एम्पावर करना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। सो ये प्रोग्राम है, इसको अनाउंस किया गया था दीमापुर, जो कि नागालैंड में है। मेन ऑब्जेक्टिव है MSMEs को सपोर्ट करना। कहाँ के MSME? नॉर्थ ईस्ट के MSMEs को सपोर्ट करना। नेक्स्ट है स्टार्ट स्कीम। सो स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बाय इसरो। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है, और इसरो का हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट न्यूज़ है पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। सो एज द नेम सजेस्ट, इस जो कैंपेन है इसका मेन फोकस है पोषण यानी न्यूट्रिशन पर भी और एजुकेशन पर भी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है। एक पोषण अभियान भी है, पोषण अभियान, और पोषण के बारे में अवेयरनेस करने के लिए सितंबर मंथ, हर साल सितंबर मंथ को पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सक्षम LMIS। सो सक्षम की अगर हम बात करें, ये है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। सो सक्षम LMS है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की एक पहल है। LMS का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इसके थ्रू जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, यानी कि उनको नई स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके और बेहतर हेल्थ सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा सके। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ प्रोफेशनल्स कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। सो इस इनिशिएटिव के थ्रू 50% विलेजेस ने ODF प्लस का स्टेटस अचीव कर लिया है। ODF प्लस की अगर हम बात करें, सो ये उन विलेजेस को दिया जाता है जहां पर A ओपन डिफिकेशन फ्री है, वो B वहां पर वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छे से है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। यानी कि ODF का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, और ODF प्लस का मतलब हमने बात की है कि वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध है, वेस्ट मैनेजमेंट। सो रिसेंटली 50% ऑफ विलेजेस ने ODF जो स्टेटस है उसको अचीव किया है। इसमें टॉप परफॉर्मेंस की अगर बात करें परसेंटेज वाइज, सो बड़े स्टेट्स में तेलंगाना ने 100% अचीव कर लिया है, कर्नाटक सेकंड पर है और तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पर। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा टॉप पोजीशन पर है एंड इट इज फॉलोड बाय सिक्किम। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मामले में अंडमान एंड निकोबार है वो टॉप पोजीशन पर है एंड इट इज फॉलोड बाय दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू PLI स्कीम। सो रिसेंटली PLI 2.0 अनाउंस की गई थी। PLI का मतलब क्या था? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंसेंटिव। सो PLI 2.0 के थ्रू ये सेक्टर्स कवर हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, PC हैं, सर्वर्स हैं। इन सब कंपोनेंट्स के लिए PLI 2.0 अनाउंस की गई है और ये 6 साल के लिए अनाउंस की गई है और फाइनेंशियल अलोकेशन है दैट इज गोइंग टू बी रफली 17,000 करोड़। नेक्स्ट है 75-25 प्लान।
सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक प्लान है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है 75 मिलियन डायबिटिक पॉपुलेशन है उसको केयर के लिए लेकर आना, यानी कि 75 मिलियन जो पॉपुलेशन है, जो डायबिटिक पॉपुलेशन है, उसको केयर प्रोवाइड करना कब तक, 2025 तक। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर 75 मिलियन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं और 2025 तक करना है हमें उनको कवर। नेक्स्ट है NEP सारथी। NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो रिसेंटली UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने NEP सारथी प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना NEP की इम्प्लीमेंटेशन में। NEP क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करके हम NEP को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो ये थी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो जून 2023 में न्यूज़ में थी। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून 2023 के नेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट रिलेटेड टू अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। सो एशिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस सेटअप की जानी है और इसको तैयार करने का काम है वो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने किया है और ये जोरहट जो कि आसाम में है को माजुली से कनेक्ट करेगी। जोरहट और आसाम दोनों माजुली में हैं। सो ये अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है जो कि एशिया की सबसे लंबी पाइपलाइन होने वाली है अंडर वाटर। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ था और वो शिरोमणि अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे। 1977 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे। इसके अलावा वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट रेल विकास निगम लिमिटेड। सो रिसेंटली रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कैटेगरी दी गई है। पहले ये मिनी रत्न कैटेगरी थी। सो 3 कैटेगरीज हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी दो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। सो इसका पहले कैटेगरी था मिनी रत्न और अब इसको कैटेगरी अपग्रेड कर दिया गया है नवरत्न और ये 13th नवरत्न है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नवरत्न का मतलब 9 नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन में एक ट्रैप आ सकता है कि केवल 9 नवरत्न कंपनीज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस वन इज़ गोइंग टू बी 13th यानी 13वीं नवरत्न कंपनी है और ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में है। नवरत्न कंपनी के लिए क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम इसके पास महारत्न स्टेटस होना चाहिए, यानी कि ये स्टेटस होना चाहिए तभी यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाने का काम है। ठीक है। उसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए और जो 100 पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में से एटलीस्ट 60 में उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए इनको अपग्रेडेशन दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। सो ये नेशनल सेंटर है, ये सेटअप किया जाना है और इसको IIT मद्रास में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट डिजिटल साइंस पार्क। सो ये साइंस पार्क है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सो मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है और ये सिलवासा में सेटअप किया गया है। सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है उसको दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया है। नाउ दीज 2 यूनियन टेरिटरीज आर मर्ज्ड इनटू 1, यानी कि दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू लुधियाना गैस लीक। सो लुधियाना में एक गैस लीक हुआ था। ऑब्वियसली आपसे जगह का नाम नहीं पूछेंगे लेकिन कौन सी गैस है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो दैट इज़ H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस लीक हुई थी। हाइड्रोजन सल्फाइड को न्यूरोटॉक्सिन भी बोलते हैं। न्यूरो यानी ब्रेन, टॉक्सिन यानी ब्रेन के लिए टॉक्सिन है, पॉइजनस है, हानिकारक है। न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रेन को डैमेज करते हैं, यानी ब्रेन के लिए पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है
मातानी पछेड़ी टेक्सटाइल आर्ट। सो ये एक टेक्सटाइल आर्ट है गुजरात की। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि जीआई रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। जीआई रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि चेन्नई में है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जीआई टैग है दैट इज गिवन फॉर 10 ईयर्स। हाँ, सो ये गुजरात की एक टेक्सटाइल आर्ट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, और इसके थ्रू हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड है। वो कॉटन पर एक प्रिंट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है डिज़ाइन, और इसी टेक्सटाइल आर्ट यानी कपड़े की आर्ट को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। वर्चुअल यानी कि एक ऑनलाइन सेंटर, डिजिटल सेंटर हमने सेटअप किया है, और ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है। ये इंडिया और यूके की एक पहल है। वर्चुअल सेंटर का मतलब डिजिटल सेंटर, नेट जीरो का मतलब यहाँ पर कार्बन एमिशन की बात हम कर रहे हैं कि हमारा नेट जीरो है, जो हमारा कार्बन एमिशन है वो नेट जीरो होना चाहिए। नेट जीरो का मतलब है कि ओवरऑल जितना भी एमिशन होगा उसको हम कैप्चर कर लेंगे। इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070। नेक्स्ट है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो रिसेंटली एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये दोनों मिलकर कुछ पावर प्लांट्स हैं यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको डेवलप करेंगे, और इस जॉइंट वेंचर को नाम दिया गया है अश्विनी। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अश्विनी क्या है। सो ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब दो कंपनीज ने मिलकर साथ काम करने के लिए एक वेंचर बनाया है, और यहाँ पर दो कंपनीज कौन कौन सी हैं, ये हैं एनटीपीसी और एनपीसीआईएल, और इस जॉइंट वेंचर का नाम है अश्विनी। और ये जॉइंट वेंचर है, ये इनिशियली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर काम करने वाला है। फर्स्ट है चुटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और सेकंड है बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में है। इन दोनों एटॉमिक पावर प्लांट्स के ऊपर ये दोनों काम करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस। सो रिसेंटली ये केस न्यूज़ में था, और इसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली डिवोर्स भी ग्रांट कर सकता है डायरेक्टली। सो आर्टिकल 142 पॉलिटी में आपने ओबियसली पढ़ा ही होगा। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी स्टेप्स है वो अनाउंस कर सकता है। नेक्स्ट है 100th मन की बात प्रोग्राम। सो मन की बात प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो रेडियो पे कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस करते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का ये एक प्रोग्राम है। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसका 100th एपिसोड है वो अभी ख़त्म हुआ है 30 अप्रैल को। ये प्रोग्राम 3 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे ईयर और डेट दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम 22 इंडियन लैंग्वेजेस में, 29 डायलेक्ट्स और 11 इंटरनेशनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रंजीत गुहा। सो वो एक वेल नोन हिस्टोरियन थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। सो केबल के थ्रू जो रेलवे ब्रिज है वो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, वो रिसेंटली न्यूज़ में था, और ये जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया गया है। ये अंजी रिवर के ऊपर है। अंजी रिवर चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। सो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अंजी रिवर कहाँ है, अंजी रिवर जम्मू एंड कश्मीर में है जो कि चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और उसी अंजी रिवर के ऊपर ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है उसमें इनोवेशन कितना है, उसके लिए सर्वे किया गया है, और इस सर्वे को DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है, और UNIDO ने कंडक्ट करवाया है। UNIDO है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस सर्वे के हिसाब से जो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। जो लीस्ट इनोवेटिव स्टेट्स हैं वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और
उनमें से भी आसाम है वो इसका पार्ट नहीं है, यानी कि आसाम में फिर भी इनोवेशन अच्छी खासी है, लेकिन बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहा है। और उसके बाद बिहार का नंबर है, यानी कि इनोवेशन के मामले में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अंडर सी टनल। सो इंडिया की पहली अंडर सी टनल है वो मुंबई में स्टार्ट होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर भी इंडियाज़ फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साइक्लोन मोखा। सो ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, अगर बात करें इंडिया की, सो ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरबियन सी है। सो साइक्लोन मोखा है वो यहाँ पर शुरू हुआ था और इसका नाम साइक्लोन का वो यमन ने दिया है, यमन ने। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी भी अनाउंस की है जिसका नाम है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। उस पॉलिसी के हिसाब से हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंक है 2030 तक वो रैंक टॉप 25 में होना चाहिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में LPI में 2030 तक टॉप 25 में होना चाहिए, टॉप 25। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। 2023 में इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज़ 38। हमारा टारगेट क्या है, इस 38 को 25 से नीचे लेकर आना। कब तक लेकर आना है, 2030 तक। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब कमिंग बैक टू इंडिया का पहला नेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, सो ये जोगी घोपा में है जो कि आसाम में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मणिपुर अनरेस्ट। सो मणिपुर में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी वायलेंट कन्फ्लिक्ट हुआ था और उसी की वजह से मणिपुर में अनरेस्ट था। सो इस अनरेस्ट की अगर हम बैकग्राउंड देखें, सो अनरेस्ट के पीछे का कारण ये है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो मैती कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी, उसको स्टेट में ST का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में उसको शामिल कर दिया जाना चाहिए। इसका विरोध बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने किया और उनके विरोध करने के पीछे कारण ये है कि मैती कम्युनिटी ऑलरेडी काफ़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है स्टेट में, बीट पॉलिटिक्स या किसी भी स्फीयर में उनका अच्छा खासा डोमिनेंस है। सो इसीलिए अगर उनको ST कम्युनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जबकि वो ऑलरेडी एडवांस्ड यानी कि एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। और इसीलिए बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इसका विरोध किया और उसी के चलते एंटायर स्टेट में काफ़ी अनरेस्ट हुआ। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ए मणिपुर में कौन सी कम्युनिटी की वजह से ये एंटायर इशू था। सो मैती कम्युनिटी को वहाँ के हाई कोर्ट ने मैती कम्युनिटी को ST स्टेटस देने की बात कही थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। मैती कम्युनिटी की अगर हम बात करें, सो ये वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी है और पॉपुलेशन वाइज रफली 64.6% पॉपुलेशन है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इसका डोमिनेंस है। जैसे 60 असेंबली सीट में रफली 40 हैं वो मैतीज़ की ही हैं। इसके अलावा मणिपुरी लैंग्वेज जो कि मैती ट्राइबल कम्युनिटी का लैंग्वेज है, उसको भी 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। सो बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कहना है कि अगर मैती कम्युनिटी को और बेनिफिट दिए गए सो वो उनके लिए डिसएडवांटेजियस पोजीशन होगी, यानी कि बाकी कम्युनिटीज़ के लिए डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर। सो अडानी ग्रुप है वो इंडिया का पहला, अगेन इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर है, वो सेटअप करेगा और ये सेटअप किया जाएगा विशाखापत्तनम में जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। सो रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर ये रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, सेटअप किया जाना है और इसको बताया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक साथ है ये पूरा प्रोजेक्ट, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है दाउकी लैंड पोर्ट। सो इंडिया ने इस पोर्ट को रिसेंटली मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर पर सेटअप किया है ताकि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। सो यहाँ पर स्टेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेघालय, और
बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। सो रिसेंटली एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, जो कि देश का पहला ऐसा हेरिटेज सेंटर होने वाला है एयरफोर्स के लिए, उसको चंडीगढ़ में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू शांति निकेतन। सो शांति निकेतन को श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था। ये पश्चिम बंगाल में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने रिकमेंडेशन दिया है कि शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। शांति निकेतन को श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था और उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था 1921 में। ये पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है LSEG टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। LSEG का मतलब है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। सो LSEG का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हैदराबाद में होने वाला है। LSEG है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। नेक्स्ट है 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। सो ये फेस्टिवल है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है, वहाँ होने वाला है। नेक्स्ट है तुंगनाथ टेम्पल। सो रिसेंटली ये टेम्पल न्यूज़ में था क्योंकि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये टेम्पल है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सो भगवान शिव को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है GI टैग्ड प्रोडक्ट्स। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को GI टैग का स्टेटस दिया गया। ये 3 प्रोडक्ट हैं मैनपुरी तरकशी, जो कि उत्तर प्रदेश के ये तीनों प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है महोबा गोरा स्टोन क्राफ्ट एंड संबल होन क्राफ्ट। अगर हम GI टैग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा GI टैग हैं वो तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, फिर उत्तर प्रदेश एंड फिर कर्नाटक। GI टैग है वो 10 साल के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है EU कार्बन टैक्स। EU यानी यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन ने बाकी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है कि अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट करवाया है और जिस कंट्री से उन्होंने इंपोर्ट करवाया है उसमें अगर उस प्रोडक्ट की वजह से कार्बन एमिशन हुआ तो EU उस पर कार्बन टैक्स लगाएगी। लेट्स से EU ने इंडिया से कोई एक बैग मंगवाया है, एक फॉर एग्जांपल, उस बैग की वजह से इंडिया में अगर कार्बन एमिशन हुआ है तो EU उस पर टैक्स लगाएगी। कारण क्या है? EU का लॉजिक है कि सेम बैग अगर यूरोपियन यूनियन में प्रोड्यूस किया जाना होता तो वहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता, क्योंकि कार्बन एमिशन के लिए रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। सो इसीलिए एक कंपटीशन बनाए रखने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। कंपटीशन किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन में मैन्युफैक्चर्ड बैग यहाँ पर एक एग्जांपल है, यूरोपियन यूनियन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और बाकी अदर कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इंडिया ऑब्वियसली इस टाइप के डिसीजन का विरोध कर रहा है। इंडिया का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस एक ट्रेड बैरियर सेटअप करना है, यानी ट्रेड में अवरोध सेटअप करना है। सो ये एंटायर इशू है। यूरोपियन यूनियन ने 20% से 35% तक का टैक्सेशन या टैरिफ इम्पोज करने की घोषणा की है ऑन हाई कार्बन गुड्स फ्रॉम इंडिया। हाई कार्बन गुड्स का मतलब है इन गुड्स को जब इंडिया में बनाया गया तो वहाँ पर कार्बन एमिशन काफ़ी हुआ है। और इसी के कंटेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो कहाँ से एसोसिएटेड है? सो ये एसोसिएटेड है यूरोपियन यूनियन से और जैसा कि नाम से सजेस्टेड है ये कार्बन एमिशन से रिलेटेड है। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, और जो कंट्रीज़ कार्बन एमिशन को कम नहीं करती हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए। यूरोपियन यूनियन का जो नेट जीरो का टारगेट है दैट इज़ 2050 एंड इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। सो ये नई दिल्ली में सेटअप होनी है और इसका मैस्कोट है वो डांसिंग गर्ल है जो कि वुड की बनी हुई है एज़ पर चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल। सो रिसेंटली वो नए मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उनसे पहले जो मिनिस्टर थे वो थे किरण रिजिजू, नाउ वो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस बन चुके हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। सो रिसेंटली कुछ नए जजेस अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड एडवोकेट KV विश्वनाथन। ये दोनों अब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं और
अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस बने हैं जो कि फुल स्ट्रेंथ हैं सुप्रीम कोर्ट की। सो अब फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑल पोस्ट है वो फुल है, यानी कि कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट 2000 रुपये का नोट है वो विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ का मतलब आरबीआई ने अनाउंस किया है कि आप 2000 रुपये का नोट है वो बैंक में डिपॉजिट करवाइए, बदले में आपको छोटे डिनोमिनेशन के नोट हैं वो दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आरबीआई है दैट इज़ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, और आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करती है। 2000 रुपये का जो नोट है उसको 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसके बाद इशू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टार्स प्रोग्राम। सो ये एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। सो स्टार्स प्रोग्राम है दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट है AFSPA। AFSPA का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी आर्म्ड फोर्सेस के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के थ्रू। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि आसाम ने अनाउंस किया है कि वो AFSPA को कम्प्लीटली विड्रॉ कर देगा। जनरली ये उन स्टेट्स में लागू किया गया था जहाँ पर वायलेंस इंसर्जेंसी की जो सिचुएशन थी वो लागू थी, यानी कि जहाँ पर जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वोलेटाइल थी। इस एक्ट के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस यानी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशल पावर दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू संगोल। सो संगोल को पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सेटअप किया गया था। ये संगोल है। एक्चुअली इट इज़ ए सिंबल, जिस सिंबल को यूजुअली पावर ट्रांसफ़र के टाइम पर दिया जाता है। सो ये सिंबल है लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था, और इसी को बोला जाता है कि ये पावर ट्रांसफ़र का एक सिंबल है कि जब एक राजा से दूसरी राजा या एक पावर सेंटर से दूसरे पावर सेंटर जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो उस टाइम पर ये दिया जाना है। ओरिजिनली इसको चोला डायनेस्टी में जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर इसको यूटिलाइज़ किया जाता था। करंटली यानी कि इंडिया के नई पार्लियामेंट में सेटअप करने से पहले ये प्रयागराज के एक म्यूजियम में था। सो ये थे इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू ओलिवर डोडेन। सो वो यूके के नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। ऋषि सुनाक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्चुअली पुराने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिज़ाइन किया था और पुराने वाले का नाम था डोमिनिक राब। नेक्स्ट है गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी। गोल्ड पैक्ड का मतलब है गोल्ड के साथ एसोसिएटेड। सो डिजिटल करेंसी का वैल्यू को गोल्ड के साथ एसोसिएट यानी कि लिंक कर दिया गया है, और रिसेंटली ये काम किया है जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट है मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट MICA। ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। सो ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेशन का एक एस्पेक्ट है जिसको यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो ये दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, और उसी के कंटेक्स्ट में ये टर्म है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसको रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट है ब्लू होल। ब्लू यानी कि वाटर के कंटेक्स्ट में है, सो पानी के नीचे होल की यहाँ पर बात है, और रिसेंटली दुनिया का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है वो मैक्सिको में पाया गया है। जो डीपेस्ट ब्लू होल है वो है साउथ चाइना सी में। ब्लू होल का मतलब है अंडर वाटर सिंक होल। सिंक होल का मतलब काफ़ी डीप खड्डा है एक। नेक्स्ट है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। सो ये USA और साउथ कोरिया ने अनाउंस की है, जिसके थ्रू USA है वो साउथ कोरिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब है न्यूक्लियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली साउथ कोरिया के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, लेकिन इसको नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है। सो इस मामले में USA उसकी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू बिग कैचअप। सो कोविड है और कोविड की वजह से वेरियस वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं वो रुक गए थे। तो ये जो बिग कैचअप प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस है उसको रीस्टोर करना, यानी कि उसको वापस से स्पीड अप करना, और इसके लिए 20 कंट्रीज़ में अलग अलग पहल शुरू की जाएंगी और इंडिया भी उनमें से एक है। वैक्सीनेशन की या इम्यूनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक मिशन इंद्रधनुष है, वो भी लॉन्च किया गया था फॉर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है
कारगिल में एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने फाइनेंशियल ग्रांट है वो अनाउंस की है। इस प्रोजेक्ट का नाम है रिटर्न टू रूट्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वहाँ के लोगों की, लोकल लोगों की, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को स्कूल्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जाता है वहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि इस नॉलेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। सो ये प्रोजेक्ट का नाम है रिटर्न टू रूट्स और इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ग्रांट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। सो इंडिया को रिसेंटली कोविड के टाइम पर और उसके बाद रशिया यूक्रेन के टाइम पर इंडिया को अलग अलग सोर्सेज से ऑयल मिला था, ऑयल हमने परचेज़ किया था। वो हमने क्रूड ऑयल परचेज़ किया था, कच्चा तेल हमने परचेज़ किया और फिर उसको रिफ़ाइन करके हमने अलग अलग कंट्रीज़ को बेचा। सो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन के लिए या यूरोप के लिए इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल बना अप्रैल 2023 में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम बार बार पढ़ते हैं कि इंडिया तो इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, तो हम रिफाइंड ऑयल के इतने बड़े सप्लायर कैसे बने। सो हम रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल है, वो हम परचेज़ करते हैं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, वो हम परचेज़ करते हैं और उसको रिफ़ाइन करके फिर हम बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अजय बांगा। सो वो इंडो अमेरिकन है और रिसेंटली वो वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट अनाउंस किए गए थे, इसी कंटेक्स्ट में वो न्यूज़ में थे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन सिटीज़न होता है जो कि यूएस से नॉमिनेट करता है, और आईएमएफ का एमडी होता है वो है यूरोपियन सिटीज़न। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की अगर हम बात करें, सो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और किसी भी कंट्री को अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट बनना है तो उसको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है किंग चार्ल्स III कोरोनेशन। सो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वैसे ही यूके में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब किसी एक स्पेसिफिक फैमिली से एसोसिएटेड नहीं है। बट यूके में फैमिली स्पेसिफिक है, यानी कि एक ही फैमिली के मेंबर हैं वो प्रिंस बनेंगे या जो हेड बनेंगे। सो उसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली वहाँ की क्वीन, उनका डेथ हुआ था और उनके डेथ के बाद जो नए राजा बने हैं, राजा इन द सेंस हेड बने हैं, वो है किंग्स चार्ल्स III एंड क्वीन है कैमिला। सो रिसेंटली उनका कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन का मतलब जनरली है कि उनको ताज पहनाया गया था, और किंग्स चार्ल्स हैं, उन्होंने अपनी मदर क्वीन एलिजाबेथ को सक्सीड किया है, यानी कि उनसे पहले जो क्वीन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, और उनके बाद किंग चार्ल्स हैं, उनका कोरोनेशन हुआ है। 1952 से क्वीन एलिजाबेथ थी और उनकी डेथ के बाद अब नया कोरोनेशन हुआ है। नेक्स्ट है सीरिया। सो रिसेंटली अरब लीग ने अनाउंस किया है कि सीरिया को वो वापस मेंबर कंसिडर करेंगे। सीरिया को इससे पहले सस्पेंड कर दिया गया था 2011 में। अरब लीग का जो समिट है 2023 का समिट, वो सऊदी अरबिया में होना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूज़ में थी जो है बीजिंग अकॉर्ड, जिस अकॉर्ड के थ्रू ईरान और सऊदी अरबिया दोनों ने अपने रिलेशनशिप हैं उनको इम्प्रूव करने की अनाउंसमेंट की थी। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज ईरान अपने आप को शिया वर्ल्ड का लीडर मानता है और सऊदी अरबिया अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है, और इसीलिए दोनों के बीच काफ़ी टसल भी होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है पर्सोना नॉन ग्राटा। सो इस टर्म का मतलब है कि आप हमें हमारे देश में नहीं चाहिए हो। सो यूजुअली ये फॉरेन जो सिटीजन्स होते हैं उनके कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि किसी पर्सन को हम नहीं चाहते हैं तो हम उसको डिपोर्ट करते हैं। सो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है अनवेलकम पर्सन, कि आप हमारी कंट्री में नहीं होने चाहिए, आप अपनी कंट्री वापस जाइए। नेक्स्ट है लुडोविक अडोर। सो रिसेंटली वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्लोवाकिया के अगर हम बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जो पोलैंड है उससे बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा चेक रिपब्लिक और बाकी सब कंट्रीज से बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। सो ये इंडिया और बांग्लादेश का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे थ्रू कोऑपरेशन।
नेक्स्ट है टिकटॉक बैन। सो रिसेंटली यूएस का पहला स्टेट बना है मोंटाना जिन्होंने टिकटॉक पर बैन लगाया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ईरान फर्स्ट बॉर्डर मार्केट। सो ये ईरान और पाकिस्तान के बीच पहली बॉर्डर मार्केट होनी है और इसका नाम है मन पश्चिम क्रॉसिंग पॉइंट। ये ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर पहली ऐसी मार्केट होनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है रीसेंट G7 समिट से। सो G7 है वो 7 देशों का एक समूह है। रिसेंटली 49th G7 समिट हुई थी और इस समिट में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज़ को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था और इंडिया भी उनमें से एक था। सो G7 समिट है वो जापान के हिरोशिमा में हुई थी और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। इनफैक्ट पपुआ न्यू गिनी में उन्होंने इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की 3rd समिट को भी अटेंड किया था और पपुआ न्यू गिनी जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। G7 मेंबर्स की अगर हम बात करें सो ये हैं जापान, USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस। सो चाइना, इंडिया G7 के मेंबर नहीं हैं। इनफैक्ट पहले ये G8 हुआ करता था, बाद में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट है स्पेशल टूरिज्म ईयर। सो नेपाल ने 2025 को एक स्पेशल टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क। सो पैथोजन्स को सर्वेलेंस यानी कि मॉनिटर करने के लिए एक नेटवर्क हमने बनाया है और ये नेटवर्क बनाया है WHO ने, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली WHO ने 75 ईयर्स भी कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट रेलवे डिप्लोमेसी, यानी कि इंडिया ने बांग्लादेश को कुछ रेलवे रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और उसी को हमने रेलवे डिप्लोमेसी का नाम दिया है। सो इंडिया ने 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स हैं यानी कि इंजन्स हैं वो बांग्लादेश को दिए हैं ताकि दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो और इसी चीज़ को रेलवे डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। सो ये थे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। सो अयोध्या यूपी में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट है वो सेटअप किया जाना है और इसको बेल्जियम की एक कंपनी वीटो ने सेटअप करना है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है बायोडीजल जनरेट करना है फ्रॉम वेस्ट इन अयोध्या। सो अयोध्या में जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उससे बायोडीजल जनरेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है NBFC लाइसेंस। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो रिसेंटली RBI ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म जुपिटर को NBFC लाइसेंस दिया है। नियो बैंक का मतलब है इसका फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, इसका सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, डिजिटल प्रेजेंस है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम बोलते हैं नियो बैंक्स और रिसेंटली RBI ने इसको NBFC का लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट है CBDC ई-रूपी। सो RBI ने नया ई-रूपी लॉन्च किया है। ई-रूपी का मतलब है डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है रूपी का और इसको नाम दिया है CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो रिसेंटली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है वो पहला इंश्योरेंस कंपनी बना है जिन्होंने RBI के इस CBDC को एक्सेप्ट करने की बात कही है कि हम इसके थ्रू पेमेंट ले लेंगे। सो ई-रूपी क्या है? ये रूपी जो फिजिकल करेंसी है उसी का डिजिटल वर्जन है जिसको RBI ने लॉन्च किया है। CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट है मार्केट बोरोइंग। सो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे चाहिए हैं और उसके लिए वो मार्केट से बोरो कर सकती हैं बाय इशूइंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। एक्चुअली ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं ये काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो RBI के द्वारा इशू की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इन स्टेट बोरोइंग के मामले में तमिलनाडु टॉप पोजीशन पर है। तमिलनाडु है उसने हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग की है और इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये मैनेज कौन करता है? ये मैनेज करता है RBI। रिसेंटली तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी
एक और इम्पोर्टेंट चीज़, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल से बोरो करने के लिए या किसी से भी बोरो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए है एज़ पर आर्टिकल 293, अगर स्टेट ने पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसे बोरो किए हुए हैं तो। सो प्रीवियस अगर बोरोइंग है तो उसके केस में वापस से सेंट्रल अप्रूवल चाहिए है स्टेट्स को, और क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स ने ऑलरेडी बोरो किया हुआ है सो इसीलिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। नेक्स्ट है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। सो रिसेंटली आरबीआई ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, रिपोर्ट का नाम है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है गोल्ड रिजर्व ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है वो 4.5% इंक्रीज़ हुआ है और ये है अब रफली 794.64 टन। अगर हम आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर, एसडीआर है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, और फोर्थ कंपोनेंट है आरटीपी, आरटीपी है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। सो ये 4 कंपोनेंट हैं फॉरेक्स के और आरबीआई फॉरेक्स मैनेजर है। गोल्ड के मामले की अगर हम बात करें तो रफली 794 टन है वो गोल्ड है, और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो 31 मार्च को ये रफली था $578 बिलियन। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू BBB माइनस रेटिंग। सो फिच रेटिंग, ये मल्टीपल रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती हैं। सो फिच रेटिंग ने इंडिया का जो रेटिंग दिया है दैट इज़ BBB माइनस में। नेक्स्ट है FSDC, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका रिकमेंडेशन रघुराम राजन कमेटी ने दिया था, रघुराम राजन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। रिसेंटली इसका 27th मीटिंग हुआ था। ये कमेटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है और चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। रिकमेंडेशन किसने दिया था? रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में इसका रिकमेंडेशन दिया था और इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 2010 में हुआ था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग टैक्सपिरेंट। सो आरबीआई है, उन्होंने इस फर्स्ट एवर ग्रीन वॉशिंग टैक्सपिरेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था। ये इनोवेशन नेटवर्क्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, उसका एक पहल था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जिसका मतलब अपने प्रोडक्ट का ऐसा मार्केटिंग करना कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, यानी कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है लेकिन फिर भी मार्केटिंग ऐसे की जा रही है कि वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब है कोई भी कंट्री, लेट्स से चाइना है, चाइना में जो प्रोडक्ट बन रहा है, लेट्स से ये पेन है, ये पेन चाइना में 10 रुपये का बिक रहा है। अगेन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। चाइना में ये पेन 10 रुपये का बिक रहा है और इंडिया में चाइना इस पेन को एक्सपोर्ट कर रहा है 8 रुपये में। इस चीज़ को बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब है हमारी कंट्री में भी जो प्राइस है उससे भी सस्ता हम किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिस कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है, जैसे इस केस में इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया है, सो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंट्री में इसको लॉस होगा क्योंकि यहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा एक और ड्यूटी होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जो कि सब्सिडी के असर को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है। ये ड्यूटीज़ के लिए रिकमेंडेशन है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू दिया जाता है और फाइनल डिसीजन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है कि ड्यूटी लगाना है या नहीं लगाना। ये फाइनल डिसीजन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। और जो रिकमेंडेशन है वो DGTR के थ्रू दिया जाता है। DGTR का मतलब है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो रिसेंटली जो DGTR है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ऑप्टिकल फाइबर हैं जो कि चाइना, कोरिया एंड इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए गए हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। काउंटरवेलिंग ड्यूटी की बात करें तो ये सब्सिडी के असर को काउंटर करने के लिए लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है CPACE। सो PACE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट।
यानी कि कॉरपोरेट एग्जिट के लिए ये एक प्रोसेस है। कॉरपोरेट एग्जिट का मतलब है कोई अपनी कंपनी का नेम अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से रिमूव करवाना चाह रहा है, यानी कि एग्जिट लेना चाह रहा है, एग्जिट मतलब बाहर जाना चाह रहा है, सो उस केस के लिए ये एक प्रोसेस है और इसका नाम है सी-पेस। ये एक प्लेटफॉर्म है ताकि ये कॉरपोरेट एग्जिट है उसको ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सके। एग्जिट का मतलब है आपको ये जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करना है, बंद करना है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में एक पहल है। एक्चुअली यही मिनिस्ट्री है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के थ्रू ही डिफरेंट कंपनीज हैं वो रजिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रांजिशन फ्रॉम LIBOR। देखो, दो बैंक्स को जब भी आपस में पैसा चाहिए होगा तो एक दूसरे के पास जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, मान लेते हैं सिर्फ 2 ही बैंक हैं। सो अगर ये बैंक इससे पैसे लेता है तो इसको हमने नाम दे दिया इंटर बैंक। इंटर बैंक। सो इंटर बैंक के केसेस में, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले रहा है तो उसके केस में इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए ये डिसाइड किया जाता था लाइबोर से, दैट इज लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट रेट थी ये मैनिपुलेटेड थी। मैनिपुलेटेड का मतलब है इसमें छेड़खानी की गई थी अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, और इसीलिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि अब आपको लाइबोर नहीं फॉलो करना है। और उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइबोर से ट्रांजिशन करना है, यानी कि अब उनको लाइबोर नहीं फॉलो करना है फ्रॉम 1 जुलाई 2023। और बैंक्स को अब जो सिस्टम है वो अडोप्ट करना है, उसका नाम है SOFR, यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। यानी कि ये नया सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम है। लाइबोर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के कारण है जब भी लोन लेना होता तो उसमें इंटरेस्ट रेट है वो अलग मिलती थी, और इसीलिए लाइबोर को अब डिसकंटिन्यू करने की, डिसकंटिन्यू इन द सेंस आरबीआई ने कहा है कि अब आपको लाइबोर नहीं फॉलो करना है। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेक्स की अगर हम बात करें सो ये रफली $595 बिलियन है, और हमारा अब तक का हाईएस्ट फॉरेक्स रहा है वो है $645 बिलियन जो कि अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड का मतलब है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें जो प्रॉफिट मिला है। अब आरबीआई भारत सरकार की एक एंटिटी है, सो आरबीआई को जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा आरबीआई भारत सरकार को एज डिविडेंड पे करती है। और आरबीआई ने इस साल डिविडेंड पे किया है 87416 करोड़ रुपीज़। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये रफली 3 गुना है। लास्ट ईयर आरबीआई ने भारत सरकार को 30,307 करोड़ रुपये पे किया था। इसके अलावा आरबीआई कंटीजेंसी बफर भी मेंटेन करती है। कंटीजेंसी बफर का मतलब है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर आरबीआई फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ कर सके, इसीलिए वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखती है। और इसका रिकमेंडेशन है वो बिमल जालान कमेटी ने दिया था, और बिमल जालान कमेटी ने कहा था कि आरबीआई को 5.5 से 6.5% का कंटीजेंसी रिस्क बफर रखना चाहिए। इस साल आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 6% का कंटीजेंसी रिस्क बफर रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। सो जो जेम्स हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन है, और रिसेंटली इस आईजीआई को ब्लैकस्टोन ने खरीदा है। अगर हम डायमंड कटिंग या पॉलिशिंग की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का सेंटर है। इनफैक्ट हम अनपॉलिश्ड डायमंड है वो परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और बाद में पॉलिश्ड डायमंड है उनको वापस एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सो इस कंट्रोवर्सी के बाद एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम है सापरे कमेटी। इस कमेटी ने इस कंट्रोवर्सी में रिपोर्ट सबमिट की थी, और इस कमेटी के कंटेक्स्ट में एक टर्म न्यूज़ में थी फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि कितना % शेयर है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। लेट्स से कोई कंपनी है जिन्होंने अपना शेयर है वो मार्केट में लॉन्च किया है। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर इसके बाद सब्सिक्वेंटली और शेयर लॉन्च करती हैं उसको बोलते हैं एफपीओ, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो अगर किसी कंपनी को शेयर लॉन्च करने हैं तो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एटलीस्ट 25% जो शेयर्स हैं
वो पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक खरीद सके, ऐसे अवेलेबल होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है, लेट्स से एक कंपनी है, अडानी की ही कंपनी है, 100% शेयर उनका है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आए। सो स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट इनको 25% शेयर देने होंगे, यानी कि मैक्सिमम ये कितना रख सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम ये 75% रख सकते हैं, और बाकी 25% है ये ओपन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी खरीद सकना चाहिए। इसी चीज़ को बोला है फ्लोट। और इस कंट्रोवर्सी के बाद अडानी ग्रुप पर यही एलिगेशन है कि उन्होंने फ्लोट 25% मेंटेन नहीं किया, और जिसी की वजह से जो स्टॉक्स का वैल्यू है वो काफ़ी हाई हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंट स्टॉक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। सो ये था इस इशू का एंटायर क्रक्स, एंड ये थे इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, इसका मतलब है ये ड्रोन है, ये भारी सामान भी उठा सकता है, और इस ड्रोन का नाम है RM001। सो इसको ओडिशा ने लॉन्च किया है, और ये 50 किलो या उससे ज़्यादा का लोड है वो भी उठा सकता है, और अप टू 10 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। इसको बनाया है एक स्टार्टअप कंपनी ने, बोनवी एरो। नेक्स्ट है जियोफ्री हिंटन। सो जियोफ्री हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर बोला जाता है। रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने गूगल से रिज़ाइन कर दिया है, और गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहे थे, और उसी के कंटेक्स्ट में उनका नाम था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, गूगल का पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन। सो ये हेल्पलाइन लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने, ताकि छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डिजिटली शिफ्ट होने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो माइक्रोसॉफ्ट उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। सो ये SME बिजनेसेस के लिए है, ताकि अगर उनको टेक्नोलॉजी अडोप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो माइक्रोसॉफ्ट उनको हेल्प कर सके। नेक्स्ट है लीगो। लीगो का मतलब है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सो ये ऑब्जर्वेटरी है, ये महाराष्ट्र के हिंगोली में होने वाली है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये सिर्फ USA में थी, अब ये पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी होगा जो इंडिया में होगा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना। नेक्स्ट है ONDC। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, और इसको सपोर्ट किया है DPIIT ने। DPIIT है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड्स। सो ये नाटो कंट्रीज़ का एक एक्सरसाइज था। नाटो है दैट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का एक और नाम भी है वॉशिंगटन ट्रीटी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मिलिट्री स्पेंडिंग, कि कौन सी कंट्री है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस। सो ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है सिप्री ने। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडिंग है दैट इज़ ऑफ USA, दैन चाइना, दैन रशिया एंड दैन इंडिया। यानी कि इंडिया है वो 4th पोजीशन पर है, और इंडिया में रफली 6% इंक्रीमेंट हुआ है इन डिफेंस। अगर मैं बात करूं इन कंट्रीज़ की, सो एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, USA is on top position, USA is followed by China, and India is 5th largest economy. India is 5th largest economy in terms of nominal GDP, and in terms of purchasing power parity, China is biggest economy, then USA and then India. So purchasing power parity के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पर है, और नॉमिनल GDP के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर है। रिसेंटली इंडिया ने UK को सरपास किया है। UK अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, पहले 5th पोजीशन पर था।
सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे अवार्ड्स जून 2023 के। फर्स्ट है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। सो ये दिया गया है नीली बेंडापुडी को, जिनको उनके कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन यूएसए के लिए ये अवार्ड दिया गया है। यानी उन्होंने यूएसए में हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्हीं के कारण ये अवार्ड दिया गया है उनको। नेक्स्ट है शारजा स्टेडियम है जो कि यूएई में है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड बनाने की घोषणा की है। यानी कि एक स्टैंड है उनको डेडिकेट करने की घोषणा की है। सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो शारजा स्टेडियम है वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन यूएई, और उन्होंने किस क्रिकेटर के नाम पर ये स्टैंड रखने की घोषणा की है, सो दैट इज़ सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट न्यूज़ है रमन मगसासे अवार्ड ऑफ 1959। एक्चुअली ये 1959 में ये दिया जाना था दलाई लामा को, लेकिन उनको उस टाइम पर दिया नहीं गया, सिर्फ अनाउंस किया गया, उनको फिजिकली हैंड ओवर नहीं किया गया। रिसेंटली ये फिजिकली हैंड ओवर किया गया और उसी के कंटेक्स्ट में ये इवेंट न्यूज़ में थी। ये एशिया का एक वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट है सोलर डीकैथलॉन कंपटीशन जो कि यूएसए में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। सो सोलर एनर्जी से रिलेटेड इनोवेशन के मामले में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इस कंपटीशन को यूएसए में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इस कंपटीशन में इंडिया की तरफ से आईआईटी बॉम्बे है वो सेकंड पोजीशन पर थी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे सेकंड पोजीशन पर रही इस कंपटीशन में, और फर्स्ट पोजीशन पर बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो पावर मिनिस्ट्री के अंडर में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एक पीएसयू है और ये महारत्ना पीएसयू है। सो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। और मिनी रत्ना को भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। नेक्स्ट है अर्जुन वाजपेयी। सो वो पहले इंडियन मैन बने जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है और ये 10वां हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है 68th फिल्म फेयर अवार्ड। सो ये मुंबई में हुआ था और इस अवार्ड के लिए, यानी इस अवार्ड्स के दौरान बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था मेल कैटेगरी में राजकुमार राव को, और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था प्रेम चोपड़ा को। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया है चेन्नई मेट्रो रेल को बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है लाइप्जिग बुक प्राइज। सो नाम से ही पता चल रहा है बुक के कंटेक्स्ट में है और ये अवार्ड दिया गया था मारिया स्टेपानोवा को। नेक्स्ट है हुडको अवार्ड। हुडको का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को। स्वच्छ विरासत अभियान यानी कि सैनिटेशन से रिलेटेड एक कैंपेन था उत्तर प्रदेश सरकार का। नेक्स्ट है पाम डिओनर यानी कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये जो अवार्ड है ये दिया गया था माइकल डगलस को, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। नेक्स्ट है मैन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष का जो अवार्ड है वो दिया गया है पंडित रामकृष्ण को, जो कि फॉर्मर लोकसभा एमपी हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है करोल शील्ड्स प्राइज़। सो ये प्राइज़ दिया गया फातिमा असगर को, जिन्होंने फर्स्ट एवर करोल शील्ड प्राइज़ जीता है फॉर फिक्शन कैटेगरी, यानी फिक्शन बुक्स, फिक्शन राइटिंग के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। और उनका डेब्यू नोवेल था व्हेन वी वर सिस्टर्स। ये उनका डेब्यू नोवेल था, पहला नोवेल था। नेक्स्ट है ल्यूरेट्स स्पोर्ट्स अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया लियोनल मेसी को, जो कि एक वेल नोन फुटबॉलर है। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। सो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट है सागर श्रेष्ठ अवार्ड।
सो ये अवार्ड दिया गया है कोचीन पोर्ट को, और इस अवार्ड को दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज को, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने। नेक्स्ट है ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची। सो गुच्ची जो कि एक इटालियन ब्रांड है, उसने आलिया भट्ट को ग्लोबल एम्बेसडर डिक्लेयर किया है, अपॉइंट किया है। नेक्स्ट अवार्ड है रिलेटेड टू फ्रांस। सो रिसेंटली फ्रांस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है रतन टाटा को। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑर्डर ऑफ ऑनर है वो रतन टाटा को दिया था, और इस फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम है लीगन डी ऑनर। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगहो। सो रिसेंटली पीएनजी यानी पपुआ न्यू गिनी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है, और ये उनका हाईएस्ट अवार्ड है। अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगहो। इसके अलावा रिसेंटली फिजी ने भी उनको अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था अपने हाईएस्ट ऑनर से। तो फिजी और पीएनजी यानी पपुआ न्यू गिनी दोनों ने उनको सम्मानित किया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो टाइम शेल्टर नाम की बुक को ये प्राइज़ दिया गया था, और इसके ऑथर हैं जियोजी गोस्पोडिनो, और इस बुक को ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है एंजेला रोडेल ने। और पहली बार एक नोवेल जो कि बुल्गारिया में पब्लिश हुआ है उसको ये प्राइज़ दिया गया है। 2022 की अगर हम बात करें, ये 2023 के विनर हैं, 2022 की बात करें तो ये दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड, और उसके ऑथर थे गीतांजलि श्री। सो ये थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है रामालैंड। सो जैसे डिज्नीलैंड का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट उसी थीम का के ऊपर भगवान श्री राम से रिलेटेड भी एक थीम पार्क बनाया जाएगा जिसको नाम दिया है रामालैंड, और इसको डिज्नीलैंड के मॉडल पर तैयार किया जाएगा और इसे उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाएगा। ये जो थीम पार्क है ये भगवान राम की लाइफ स्टोरी पर आधारित होगा। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। सो उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो केरल सरकार ने अपनी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग देने के लिए खुद का एक स्टेट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है ताकि वो विद इन स्टेट्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग दे सके। और नेशनल लेवल पर भी एक ऐसा ही रैंकिंग है जिसको हमने नाम दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है पोड टैक्सी। सो ये एक पोड टैक्सी का मॉडल है, यानी कि यहाँ पर सिंगल लोगों को एज ए पर्सनलाइज्ड टैक्सी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इंडिया का पहला पोड टैक्सी प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में है उसको फिल्म सिटी से कनेक्ट करेगा। फिल्म सिटी नोएडा के ही सेक्टर 21 में है। आपको सेक्टर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में है। एक्चुअली हुआ क्या है, IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रश होने की वजह से एक एडिशनल अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि जेवर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है राइट टू वॉक। सो पंजाब ने पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने राइट टू वॉक को इन्फोर्स किया है। होता क्या है, सड़क बनाने के साथ साथ पेडिस्ट्रियन के लिए रास्ता बनाना भी ज़रूरी है। पेडिस्ट्रियन यानी कि जो लोग पैदल चलते हैं, तो पंजाब सरकार ने उसी पहल के तहत ये राइट टू वॉक की बात कही है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं या जो लोग साइकिल चला रहे हैं उनके लिए भी एक स्पेसिफिक रास्ता होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन प्रोग्राम, और इस एजुकेशन प्रोग्राम का नाम है पहल। सो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल एजुकेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट है 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो अभी तक 4G टेक्नोलॉजी थी, अभी 5G टेक्नोलॉजी आई है। उसके बारे में जो युवा हैं उनको टेक्नोलॉजिकली अवेयर करना, उनको ट्रेन करना इस पहल का काम है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट है त्रिपुरा टूरिज़्म। सो रिसेंटली त्रिपुरा टूरिज़्म ने पूर्व क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है त्रिपुरा में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू। सो इसमें हम कवर करेंगे जून महीने के एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स।
फर्स्ट है EU यानी यूरोपियन यूनियन का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। यूरोपियन यूनियन का एक गोल है कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। पहला इनिशिएटिव है सोशल क्लाइमेट फंड। इस इनिशिएटिव का ये यानी इस फंड का मतलब है कि उन वल्नरेबल सेक्शन को सपोर्ट देना जिनको एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, यानी कि एनवायरनमेंट की वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ठीक है। सेकेंड है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, ये सेकेंड इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है, लेट्स से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें ये पेन प्रोड्यूस होना है और ऐसा ही एक पेन है वो किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, से चाइना में। अगेन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं मान रहा हूँ कि इस पेन को प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन हुआ है। सो अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कार्बन एमिशन से रिलेटेड रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर इस पेन को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि कार्बन एमिशन कम हो। वहीं कंट्रीज़ लाइक चाइना में उनको कार्बन एमिशन करने के ऊपर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, इसलिए वो कम कॉस्ट में भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अगर ये पेन चाइना से आ रहा है तो हम उस पर एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे। कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे कि आपने चाइना में कार्बन एमिशन किया है और इसी कार्बन एमिशन करने के चक्कर में आपने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की और इसीलिए आपका कार्बन एमिशन हुआ और इसी चलते आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम था। जबकि अगर वही पेन यूरोपियन यूनियन में बनाया जाएगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन एमिशन कम करना है और इसी के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। सो ये सेकेंड इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चाइना या किसी भी अदर कंट्री से अगर यूरोपियन यूनियन में मटेरियल जाता है तो यूरोपियन यूनियन उस पर कार्बन टैक्स लगा सकती है कि इस प्रोडक्ट ने जिस कंट्री से सामान इंपोर्ट किया गया है, जैसे चाइना, सो वहाँ पर कार्बन एमिशन किया है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है दैट इज़ फिट फॉर 55। सो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो 55% कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे बाय 2030 और 1990 में जो उनका लेवल था उसके कंपैरिजन में 55% कम करेंगे। और लास्ट जो इनिशिएटिव यहाँ पर है वो है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग का मतलब है एक्सचेंज करना, यानी कि अगर आपने एमिशन कम किए हैं तो आपको ये काइंड ऑफ अचीवमेंट है और आप इस अचीवमेंट को सेल कर सकते हो। उसी तरीके से जिसने अचीवमेंट नहीं फुलफिल किया है, यानी कि ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दिया है, तो उसको किसी दूसरे से खरीदना पड़ेगा। दिस इज़ लाइक कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग यानी कार्बन है उसको एक आइटम के जैसे, एक कमोडिटी के जैसे ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। सो ये बर्लिन में हुआ था और इसके लिए होस्ट थी जर्मनी और UAE। नेक्स्ट है ट्रैकिंग SDG प्रोग्रेस। SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स हैं। इंडिया में SDG की अगर हम बात करें तो नीति आयोग नोडल एजेंसी है और नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स भी रिलीज़ करती है, SDG इंडिया इंडेक्स। और SDG इंडिया इंडेक्स के हिसाब से केरल है वो टॉप पोजीशन पर है। रिसेंटली इस कंटेक्स्ट में भोपाल न्यूज़ में था क्योंकि भोपाल ने अपना पहला VLR प्रेजेंट किया है। देखो VLR का मतलब है वॉलंटरी लोकल रिव्यू, यानी कि वॉलंटरी का मतलब मर्जी से, लोकल रिव्यू का मतलब ये लोकल लेवल पर अपना रिव्यू कर रहे हैं कि SDG को अचीव करने में इनका प्रोग्रेस कैसा है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है VNR। VNR का मतलब वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। सो नीति आयोग ने रिसेंटली इंडिया का VNR प्रेजेंट किया था, यानी कि SDG की जो प्रोग्रेस है उसमें हमारा स्टेटस क्या है वो नीति आयोग ने ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया था और भोपाल ने अपना लोकल लेवल पर, यानी कि विद इन भोपाल कैसा प्रोग्रेस है SDG अचीव करने में, उसको स्पेसिफाई किया था। और इसीलिए भोपाल इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना है जिन्होंने लोकलाइजेशन ऑफ जो VLR की हम बात करें उसको प्रेजेंट किया है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो न्यूयॉर्क पहला ऐसा सिटी था, इंडिया में भोपाल पहला ऐसा सिटी था। नाउ SDG कंटेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये 2015 से 2030 के बीच के लिए टारगेट है। SDG MDG का सक्सेसर है। MDG क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इनका सक्सेसर है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के अपॉइंटमेंट्स। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है रिलेटेड टू साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पंकज सिंह। नेक्स्ट है AK मोहंती। सो रिसेंटली AK मोहंती है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके अलावा वो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है लिंडा याकारिनो। सो वो ट्विटर की नई CEO बनी है। नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा। सो रिसेंटली वो पहली महिला बनी है जो कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CMD है, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CMD के तौर पर पहली बार किसी महिला, किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है गीता राव गुप्ता। सो रिसेंटली USA ने ग्लोबल वुमेन इश्यूज़ के लिए गीता राव गुप्ता को US एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है प्रवीण सूद। सो रिसेंटली उनको CBI का डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। CBI की अगर हम बात करें तो CBI का पावर का सोर्स है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है। और उनसे पहले जो CBI के डायरेक्टर थे वो थे सुबोध कुमार जायसवाल। अभी जो नए डायरेक्टर हैं CBI के जो अपॉइंट किए गए हैं दैट इज़ प्रवीण सूद। नेक्स्ट है मनोज सोनी। सो रिसेंटली उनको UPSC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के समिट्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू क्वाड। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो ये 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें है USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली क्वाड जो समिट है, थर्ड क्वाड समिट, वो जापान में हुई थी। एक्चुअली इन पर्सन ये थर्ड है, ओवरऑल ये फोर्थ है। ओवरऑल ये फोर्थ क्वाड समिट है। नेक्स्ट जो क्वाड समिट है वो इंडिया में होनी है। इससे पहले जो क्वाड समिट है, इससे पहले वाली जो हुई थी वो सिडनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्वाड कंट्रीज़ हैं वो एक नावल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट है SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके फॉरेन मिनिस्टर्स का एक मीटिंग था और ये मीटिंग है ये गोवा में आयोजित करवाया गया था। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी आए थे इस मीटिंग में, जो कि हैं जरदारी भुट्टो। सो ये मीटिंग गोवा में हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज़ मेंबर हैं। सेंट्रल एशिया की एक्सेप्ट यानी कि तुर्कमेनिस्तान के अलावा बाकी 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं SCO की। उसके अलावा रशिया और चाइना है और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए थे, यानी कि टोटल 8 कंट्रीज़ की बात थी। इसके साथ साथ रिसेंटली ईरान और बेलारूस को भी फुल मेंबर के तौर पर एडमिट किया गया है 2023 में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान है इसके फुल फ्लेज्ड मेंबर बने थे। SCO का हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में है, जो कि चाइना में है। नेक्स्ट न्यूज़ है मशीन कैन सी समिट। सो ये समिट है ये UAE के दुबई में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू आसियान। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो 42nd मीटिंग है आसियान की, वो इंडोनेशिया में हुई थी और इसका थीम था आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। सो 2022 में यानी लास्ट ईयर ईस्ट तिमोर को आसियान के 11th मेंबर के तौर पर एडमिट किया गया था। आसियान में पहले 10 कंट्रीज थे और ये 11th मेंबर होने वाला है ईस्ट तिमोर। आसियान का हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून के इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है वो 26 अप्रैल को मनाया गया और लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे है वो 1 मई को मनाया गया और इसीलिए इसको मे डे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3 मई को मनाया गया। सो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया गया।
नेक्स्ट है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। सो ये 11 मई को मनाया गया और इस बार का जो टेक्नोलॉजी डे था उसका थीम था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। दूसरा स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक सर्विस है, एक स्कीम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि एक और डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया गया था और ये है DPE का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो जो PSU है उनसे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है। पहले ये हैवी मिनिस्ट्री के अंडर में था, हैवी मिनिस्ट्री, और अब इसको रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सेज डे। सो ये 12 मई को मनाया गया और टेलीकम्युनिकेशन डे है वो 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये 18 मई को। हाइपरटेंशन डे है वो भी 17 मई को ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे है, उसके बारे में रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इसकी अनाउंसमेंट की है, UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। डे है 26 नवंबर। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बी डे। सो ये 20 मई को ऑब्जर्व किया गया है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे है वो 22 मई को, जबकि 21 मई को टी डे के, इंटरनेशनल टी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है। 21 मई को ही एंटी टेररिज्म डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया गया, एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। सो वो 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंटी टेररिज्म डे है वो 21 मई, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ डे। सो ये 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और अगर हम ग्लोबली की बात करें तो ये 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये थे इम्पोर्टेंट डेज ऑफ दिस मंथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून महीने के इम्पोर्टेंट बुक्स एंड पोर्टल्स, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स न्यूज़ में थे। फर्स्ट है रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद। सो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था आज़ाद। एक तो ये बुक न्यूज़ में थी। दूसरा है स्मोक एंड एशेज। सो इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। इसके अलावा रिसेंटली एक पोर्टल भी न्यूज़ में था, मेरी लाइफ ऐप। सो ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये ऐप लॉन्च की है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। एक्चुअली यहाँ पर जो लाइफ इनिशिएटिव है उसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। सो ये थे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड पोर्टल्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ विच आर रिलेटेड टू जून 2023। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हुई थी और इस वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में चाइना के डियांग लरेन हैं वो विनर बने हैं और चाइना का पहला मेल वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप उन्होंने जीता है, यानी कि चाइना के लिए ये पहला ऐसा ओकेजन है। और ये इवेंट है ये हुआ था कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अस्ताना में। नेक्स्ट है हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप। सो रिसेंटली ओडिशा सरकार ने अपना जो स्पॉन्सरशिप है उसको एक्सटेंड कर दिया। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स हैं उसमें फंडिंग का एक मेजर इशू रहता है और ओडिशा सरकार हमेशा से हॉकी जो टूर्नामेंट है उसको स्पॉन्सर करती आई है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देती आई है। सो इसी के कंटेक्स्ट में ये स्पॉन्सरशिप है ओडिशा सरकार ने एक्सटेंड किया है। ये 2033 तक अब एक्सटेंड कर दिया है दोनों टीमों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों टीमों के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग। सो ये दुबई में हुआ था, फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग 2023। सो इस लीग में नीरज चोपड़ा ने टॉप पोजीशन हासिल की है।
जो कि जेवलिन थ्रो की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो मास्टर कार्ड ने भारत पे को रिप्लेस किया है एज ए ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी। ये एक क्रिकेटिंग बॉडी है, जैसे इंडिया में बीसीसीआई है वैसे ही आईसीसी है इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट 37th नेशनल गेम्स। सो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो 37th नेशनल गेम्स है वो गोवा में होने हैं। दूसरी बात, गातक जो स्पोर्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। गातक एक काइंड ऑफ मार्शल आर्ट टाइप है जहाँ लकड़ी से इंस्टेड ऑफ जो स्वॉर्ड यानी तलवार की जगह लकड़ी को यूज़ किया जाता है, और एक ये मार्शल आर्ट है, पंजाब से रिलेटेड है। सो तीन चार पॉसिबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन सा स्पोर्ट नया इंक्लूड किया गया है? सो ये गातक है। किस चीज़ जगह से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू पंजाब, और इसमें इंस्टेड ऑफ स्वॉर्ड्स जो वुडन स्टिक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। और जो नेशनल गेम्स हैं वो होने वाले हैं गोवा में। नंबर कौन सा है इनका? इनका नंबर है 37th। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो वेन्यू है वो है यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। सो ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करवाएंगी। नेक्स्ट है क्रिकेट किट स्पॉन्सर। सो एडिडास है 2028 तक इंडियन क्रिकेट टीम का क्रिकेट किट स्पॉन्सर बना है। 2019 में बैजू इसका स्पॉन्सर बना था, उससे पहले ये ओप्पो इसका स्पॉन्सर था। नेक्स्ट थर्ड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये उत्तर प्रदेश में होस्ट हुए थे, और जो इस गेम्स का मैस्कट था वो था जीतू, जो कि एक स्वैम्प डियर है। स्वैम्प डियर और बारासिंगा की अगर हम बात करें, सो ये उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। सो ये थे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स रिलेटेड टू जून 2023। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। फर्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो इसको रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट का मेन फोकस था माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो ये इंडेक्स है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिलीज की है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है दैट इज 161st, 161 रैंकिंग है। 2022 में हमारा रैंकिंग था 150, यानी कि हमारी रैंकिंग में 11 स्पोर्ट का डाउनफॉल आया है, गिरावट आई है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, जबकि बॉटम 3 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड वियतनाम है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू यूनिसेफ। सो यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ये रिपोर्ट का नाम है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सेस के मामले में कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है और कुछ लोगों के पास नहीं है। सो एक गैप बन गया है, एक डिवीजन बन गया है बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट हैव। जैसे एक बेसिक एग्जांपल, इंटरनेट का एक्सेस कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। स्मार्टफोन का एक्सेस कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। सो इसी चीज़ को बोल दिया डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट है हाईएस्ट पेड एथलीट्स। सो ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है फोर्ब्स ने, और इसके हिसाब से रोनाल्डो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर हैं और मेसी हैं वो सेकंड पोजीशन पर। ये 2 वेल नोन फुटबॉलर्स हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट। सो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट है, ये यूएसए के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इससे नेक्स्ट जो रिपोर्ट है दैट इज ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स रिपोर्ट, और इसको ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अगर हम ट्रैवलिंग इकोसिस्टम की बात करें तो पुणे और पिंपरी छिंदवाड़ ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर सबसे अच्छा इकोसिस्टम है। फिर मुंबई, जबलपुर में मोबिलिटी सबसे कम है, और पुणे में सबसे इंक्लूसिव मोबिलिटी है। इंक्लूसिव का यहाँ मतलब है कि जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनके लिए भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो भी बिल्डिंग से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंशियली एबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है। एंड अगरतला है उसमें सबसे बेस्ट वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर वॉकिंग की बात करें तो राइट टू वॉक का
राइट टू वॉक का जो क्लोज था वो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो पेडेस्ट्रियन हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अलग से रास्ता होना चाहिए, इसका प्रोविजन था। सो ये थे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू जून 2023। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जून महीने के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू एयर मार्शल संदीप सिंह। सो रिसेंटली एयर मार्शल संदीप सिंह हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिलिट्री एडवाइज़र। नेक्स्ट है अनंत महेश्वरी। सो रिसेंटली अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम ने अपना न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू HSBC इंडिया। सो HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लुई विटो। सो लुई विटो जो ब्रांड है, जो कि इटली की एक ब्रांड है, वो पहली यूरोपियन कंपनी बनी है जिन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन में $500 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू को क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट है वेंकटेश अय्यर। सो रिसेंटली वेंकटेश अय्यर है वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने IPL 2023 में सेंचुरी स्कोर की थी। नेक्स्ट है पेंसिल्वेनिया। सो रिसेंटली ये US का पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने दिवाली को एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्वीडन। सो रिसेंटली स्वीडन न्यूज़ में था क्योंकि स्वीडन की रिसर्च रॉकेट है उसने एक्सीडेंटली नॉर्वे को हिट कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो रिसेंटली विस्तारा है वो पहली इंडियन एयरलाइन बनी है टू ऑपरेट ऑन कमर्शियल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की मदद से फ्लाइट लेने वाली पहली एयरलाइन है, दैट इज़ विस्तारा। नेक्स्ट है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। सो ये ऑटोबायोग्राफी है के शैलजा की। नेक्स्ट है विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। सो तेलंगाना राज्य सरकार ने इंडिया का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू यशस्वी जायसवाल। सो रिसेंटली उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, 13 बॉल्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है IPL के दौरान। नेक्स्ट है कार्तिक बालागोपालन। सो रिसेंटली वो प्यूमा के नए MD बने हैं। प्यूमा जो कि एक स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स वियर बनाती हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम। सो इंडिया का लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम है ये हैदराबाद में है। हैदराबाद के एक्वा मरीन पार्क में ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव रीडिंग लाउंज। सो रीडिंग लाउंज सेटअप करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है वो वाराणसी एयरपोर्ट है और इसको नाम दिया गया है, यानी इस एयरपोर्ट का जो नाम है दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला सिटी जिन्होंने लोकलाइजेशन ऑफ SDG की बात कही है। ये हमने लास्ट सेक्शन में भी कवर किया था कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू और वॉलंटरी लोकल रिव्यू। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू का मतलब है कि नीति आयोग है वो दुनिया के कंट्रीज़ को बताएगा कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। उसी तरीके से भोपाल है वो पहला ऐसा सिटी बना है भारत का जिन्होंने अपना वॉलंटरी लोकल रिव्यू प्रेजेंट किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा प्रोग्रेस क्या है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स। सो ये बुक है और इसके टाइटल है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है केरल सरकार से रिलेटेड। सो केरल सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है जिन्होंने मनरेगा वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड का एक पहला मीटिंग हुआ था रिसेंटली जिसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस था। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल का पहला मीटिंग है वो ब्रुसेल्स में हुआ था। नेक्स्ट है पहले इंडियन हैं जिन्होंने ODI टेस्ट और T20 और IPL में सेम साल में सेंचुरी बनाई है। सो ये क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो रवनीत कौर हैं वो CCI दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कंपटीशन एक्ट
2002 के हिसाब से सेटअप किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस इंडिया 2023। सो इस प्रोजेक्ट के लिए यानी कि इसकी जो विनर बनी है वो है सोनिका लहाने। नेक्स्ट रिलेटेड टू बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। सो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया था गोरी फिल्म को। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू संचार साथी पोर्टल। सो ये भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पर स्टोलन मोबाइल फ़ोन हैं और सिम कार्ड है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जो एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है उसका नाम है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है DSCI, उसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? सो उसके नए चेयरपर्सन बने हैं प्रमोद बसीन। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडियन ओरिजिन की एक महिला जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन बनी है। सो उनका नाम है कैप्टन प्रतिमा भुल्लर। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सो वो हैं V प्रणीत। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू जापान। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का एक स्टेचू है उसको अनवेल किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू बिहार। सो रिसेंटली बिहार सरकार ने अनाउंस किया है कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि मोर देन 1 लाख डॉक्यूमेंट हैं और 1 करोड़ डॉक्यूमेंट है उनको प्रिजर्व करने के लिए स्टेप लेगा। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी। सो रिसेंटली उनको पैन अमेरिकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो एक वेल नोन ऑथर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू फूड। सो रिसेंटली G7 समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक 10 पॉइंट कॉल टू एक्शन दिया है और इस 10 पॉइंट कॉल टू एक्शन का मेन फोकस है फूड सिक्योरिटी पर। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेशन। सो रिसेंटली महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने गुड गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेशंस अनाउंस की हैं और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। सो रिसेंटली मध्य प्रदेश में सरकार ने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पिलग्रिमेज के लिए एयर ट्रैवल की घोषणा की है, एयर ट्रैवल फैसिलिटी की घोषणा की है। नेक्स्ट है AK जैन। सो रिसेंटली AK जैन है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट है NGT से रिलेटेड। NGT ने रिसेंटली उत्तर प्रदेश को डायरेक्शंस दी हैं कि जो सोन नदी है उसमें फर्दर माइनिंग नहीं होगी। सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। एंड लास्ट न्यूज़ है कि हमारा जो AI सुपर कंप्यूटर है जो कि CDAC पुणे में इंस्टॉल्ड है उसका नाम क्या है? सो इसका नाम है एरावत और ये AI सुपर कंप्यूटर्स के लिस्ट में 75th पोजीशन पर है। सो विद दिस June 2023 current affairs are over. Thank you and that's all for the day.